हेलो एवरीवन। यह प्रेजेंटेशन अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया गया है। ये प्रेजेंटेशन मेरे द्वारा यानी कि डॉक्टर अनीता मिश्रा के द्वारा तैयार किया गया है। इस प्रेजेंटेशन में सामाजिक अनुसंधान में सैंपलिंग विधि, जिसे हम हिंदी में प्रतिदर्श या निदर्शन कहते हैं, का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। इस विधि या निदर्शन विधि का प्रयोग क्वालिटेटिव यानी कि गुणात्मक अध्ययनों के लिए एवं संख्यात्मक यानी कि क्वांटिटेटिव अध्ययनों दोनों के लिए किया जाता है। हम इसके माध्यम से दोनों प्रकार से डेटा को, आंकड़ों को एकत्रित कर सकते हैं। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि निदर्शन या प्रतिदर्श या सैंपलिंग मेथड का अर्थ एवं परिभाषा क्या है। यह विधि सामाजिक अनुसंधान का आधार माना जाता है। इस विधि को इसलिए इसका प्रयोग अनुसंधानों एवं सर्वेक्षणों में किया जाता है। निदर्शन सैंपलिंग में इकाइयों को, जिनको कि अंग्रेजी में हम यूनिट्स कहते हैं, को समग्र से, जिसको यूनिवर्स कहा जाता है, से चयनित किया जाता है। यूनिवर्स या समग्र होता है हमारा अध्ययन क्षेत्र, जो भी हम क्षेत्र लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी हमें मोहल्ले का अध्ययन करना है, किसी सेक्टर का अध्ययन करना है, स्टूडेंट्स का कॉलेजेस में अध्ययन करना है, ये सब हमारे यूनिवर्स होंगे। और अगर मान लीजिए हम किसी कॉलेज या महाविद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं स्टूडेंट्स के ऊपर, तो जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, वो हमारी इकाई हो जाएंगे। तो इस विधि में इकाइयों का समग्र या यूनिवर्स से निदर्शन तकनीक के माध्यम से चुना जाता है और इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो इकाइयां चयनित की जा रही हैं या जिन्हें चुना जा रहा है वे प्रतिनिधित्व पूर्ण हों, ऐसा ये माना जाता है। ये इसमें इस तकनीक की ये खास विशेषता है। इसके साथ ही ये माना जाता है कि निदर्शन विधि का जो प्रयोग है वो 19वीं सदी में आरंभ हुआ था, लेकिन स्टीफन का ऐसा मानना है कि जब तक जनगणना या पॉपुलेशन सेंसस हुआ है उससे पहले सैंपलिंग मेथड या निदर्शन विधि का प्रयोग होता आया है, क्योंकि जो अध्ययन किए जाते थे वो छोटे छोटे अंशों या भागों पे किए जाते थे। लेकिन सोशल साइंसेज में या समाज विज्ञानों में बाउली को ये माना जाता है कि ये पहले व्यक्ति थे या पहले समाज वैज्ञानिक थे जिन्होंने रैंडम सैम्पलिंग मेथड यानी कि दैव निदर्शन विधि कहते हैं रैंडम सैम्पलिंग मेथड को, का प्रयोग लंदन के घरों के अध्ययन में किया था। अब आ जाते हैं डेफिनेशंस या परिभाषा पे कि सैम्पलिंग विधि की परिभाषा क्या है। गुडे एंड हार्ट ने जैसा कि कहा है, सैंपल एज नेम अप्लाइज इज अ स्मॉलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लार्ज होल। इसका अर्थ है हिंदी में एक निदर्शन, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि एक विस्तृत समूह का एक लघुत्तर प्रतिनिधि है। दूसरी परिभाषा है डॉक्टर पीवी यंग की। इनके अनुसार अ स्टैटिस्टिकल सैंपल इज अ मिनिएचर पिक्चर और क्रॉस सेक्शन ऑफ द एंटायर ग्रुप और एग्रीगेट फ्रॉम विच द सैंपल इज टेकन। एक सांख्यिकी निदर्शन संपूर्ण समूह अथवा योग का एक लघुकृत आकार का चित्र है जिससे कि निदर्शन लिया जाता है। तो ये जो है पीवी यंग की परिभाषा है। इसके बाद हम आ जाते हैं कि जो सैंपलिंग विधि है और जो सेंसस मेथड है, सैंपलिंग विधि यानी कि निदर्शन पद्धति जो है, और सेंसस मेथड जिसको कि हम हिंदी में संगणना विधि कहते हैं, संगणना के बीच में अंतर क्या है। जो सैंपलिंग मेथड है उसमें कुछ प्रतिनिधित्वपूर्ण इकाइयों को समग्र से चुना जाता है, यानी कि जो रिप्रेजेंटेटिव यूनिट्स होती हैं उनको उनके यूनिवर्स से चुना जाता है और उन्हीं इकाइयों से जो आवश्यक सूचना है वो एकत्रित की जाती है। जो इकाइयां चुनी जाती हैं उन्हीं से आवश्यक सूचना, जो अध्ययन के लिए उपयुक्त सूचनाएं हैं, वो एकत्रित की जाती हैं। सेंसस मेथड में क्या होता है, संगणना विधि में क्या होता है, सेंसस मेथड में संपूर्ण समग्र को लिया जाता है अध्ययन के लिए और इसमें जो है संपूर्ण समग्र का अध्ययन करते हैं कि किसी भी इकाई का को नहीं चुना जाता है। सभी इकाइयां जो हैं इसके लिए मुख्य होती है, तो इसलिए सभी इकाइयां चयनित मानी जाती हैं। इसका उदाहरण है जो पॉपुलेशन सेंसस या जनगणना होती है, वो इसका सबसे उत्तम उदाहरण है सेंसस विधि का। अब हम लोग आ जाते हैं निदर्शन के आधार पर।
निदर्शन के जब आधार की बात होती है तो इसमें 3 बातों पर ध्यान रखा जाता है। पहला तो ये है कि समग्र की सजातीयता, होमोजेनाइटी ऑफ यूनिवर्स, यानी कि जितना अधिक समग्र में सजातीयता होगी, विषमता कम होगी, उतना अधिक समग्र जो है वो प्रतिनिधित्व पूर्ण माना जाएगा। दूसरा, प्रतिनिधित्व पूर्ण चुनाव की संभावना, पॉसिबिलिटी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्शन। इसमें जो निदर्शन है वो इस प्रकार से किया जाता है, इकाइयों का चुनाव इस प्रकार से किया जाता है समग्र से कि सभी इकाइयों को इस प्रकार से चुना जाए कि वे समग्र का अच्छे प्रकार से, भली प्रकार से प्रतिनिधित्व कर सकें। तीसरा है एडिक्वेट एक्यूरेसी, पर्याप्त एक्यूरेसी या परिशुद्धता। इसमें प्रयास किया जाना चाहिए कि जो भी निदर्शन लिया जाए या सैंपल लिया जाए उसमें अधिकतम या पर्याप्त परिशुद्धता हो। अब आ जाते हैं कि व्हाट इज रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, प्रतिनिधित्व पूर्ण निदर्शन क्या है। किसी भी निदर्शन या सैंपल को प्रतिनिधित्व पूर्ण तभी कहा जा सकता है यदि उसमें निम्नलिखित विशेषताएं हों, और ये विशेषताएं हैं, पहला तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनिवर्स, यानी कि समग्र का प्रतिनिधित्व करने वाला होना चाहिए। समग्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए लुंडबर्ग ने कहा है कि जो प्रतिनिधित्व पूर्ण सैंपल होता है या निदर्शन होता है वो 2 बातों पर निर्भर करता है। पहला तो ये है कि तथ्यों के मध्य सजातीयता होनी चाहिए जिनका कि अध्ययन किया जाना चाहिए, किया जा रहा है, जिनका कि अध्ययन किया जा रहा है। और दूसरा, जो सैंपल मेथड है या निदर्शन विधि का प्रयोग जिसके द्वारा इकाइयों का किया जा रहा है उसको देखा जाना चाहिए। तो कौन सा सैंपल मेथड हम प्रयोग कर रहे हैं इस पर भी ध्यान देना चाहिए। दूसरा, जो सैंपल साइज हो यानी कि निदर्शन का आकार हो, उसका आकार पर्याप्त होना चाहिए। तीसरा है, निदर्शन पक्षपात रहित होना चाहिए, किसी प्रकार का पक्षपात नहीं होना चाहिए। चौथा, निदर्शन का चुनाव आपके अध्ययन में जो साधन जितने आपके पास हैं और उस अध्ययन का जो उद्देश्य है उसके अनुरूप किया जाना चाहिए। और पांचवा है कि जो निदर्शन है वो आपके सामान्य ज्ञान, तर्क और आपके व्यवहारिक अनुभव पर आधारित होना चाहिए। अब आ जाइए सैंपल सिलेक्शन की तकनीक क्या है, पद्धतियां क्या हैं। ये माना जाता है कि जो निदर्शन के चयन की प्रक्रिया है वो एक तकनीकी प्रक्रिया, इट्स अ टेक्निकल प्रोसेस। और इस प्रक्रिया या प्रोसेस में निम्नलिखित चरण होते हैं, सम्मिलित होते हैं। पहला तो है कि सबसे पहले हम जो समग्र है उसका निर्धारण करते हैं, यानी कि कहाँ से हमें कहाँ पर हमें अध्ययन करना है जा करके। दूसरा, निदर्शन की इकाइयों का निर्धारण करते हैं। हम निदर्शन की कौन कौन सी इकाइयों को हम अपने अध्ययन में लेंगे उसका निर्धारण किया जाता है विभिन्न तरीकों से। तीसरा है, स्रोत सूची कहाँ से लेंगे, जैसे इलेक्शन की वोटर लिस्ट है या जो भी आपकी सूचना है, किसी सरकारी कार्यालय से सूचनाएं लेनी है तो वहां से सोर्स लिस्ट हम प्राप्त करते हैं, जहां से हम उस क्षेत्र के बारे में, वहां के लोगों के बारे में हमें सूचना मिल जाती है। और उसके बाद आ जाता है निदर्शन के आकार का निर्धारण, कि कितना बड़ा निदर्शन का आकार होगा, कितना बड़ा सैंपल साइज होगा, उसको निर्धारित किया जाता है। निदर्शन विधि का चयन, कौन सी निदर्शन विधि आपके अध्ययन के लिए उपयुक्त रहेगी, इसका चयन किया जाता है, उसको निर्धारित किया जाता है। अब आ जाते हैं निदर्शन के प्रकार पर, टाइप्स ऑफ सैंपलिंग। टाइप्स ऑफ सैंपलिंग के बारे में गुडेनहार्ट और जो अन्य हमारे समाज वैज्ञानिक हैं उन्होंने व्यापक रूप से निदर्शन को 2 भागों में बांटा है उनके प्रकारों के आधार पर। पहला है आपका संभावित निदर्शन या दैव निदर्शन। संभावित निदर्शन या दैव निदर्शन, जिसको हम अंग्रेजी में प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, जैसा कि आप स्लाइड में देख सकते हैं, और रैंडम सैंपलिंग भी कहते हैं।
इसमें समग्र की प्रत्येक इकाई को चयनित होने की संभावना होती है। इसमें जो संभावना है उसको महत्व दिया जाता है, उसको प्रोमिनेंस दिया जाता है। दूसरी आपकी है असंभावित निदर्शन यानी कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग या असंभावित निदर्शन जो विधि है वो संभावित निदर्शन के ठीक विपरीत विधि है। इसमें किसी भी प्रकार की संभावना को कोई भी स्थान प्राप्त नहीं होता है। अनुसंधानकर्ता अपने अध्ययन की आवश्यकता के अनुसार इकाइयों का चयन करता है, इसलिए इसमें संभावना का कोई स्थान नहीं रह जाता है। लेकिन हाँ, कई बार ये देखा जाता है कि इसमें पक्षपात हो सकता है। इसके बाद हम आ जाते हैं, पहले हम लेते हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग या रैंडम सैंपलिंग क्या है। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, जिसको कि हमने अभी बताया है कि हिंदी में संभावित निदर्शन या दैव निदर्शन विधि भी कहते हैं। इससे संबंधित जहोदा ने 3 प्रकार के दैव निदर्शनों का उल्लेख किया है। 3 प्रकार के दैव निदर्शनों का उल्लेख किया है। उसमें पहले है सरल दैव निदर्शन, दूसरा है सीमित दैव निदर्शन और तीसरा है अन्य दैव निदर्शन। ये जिसको हम मल्टी स्टेज सैंपलिंग या बहुस्तरीय निदर्शन भी कहते हैं, इसके बारे में जहोदा ने ये 3 उल्लेख किए हैं। अब हम जान लें यहाँ पर कि सिंपल रैंडम सैंपलिंग क्या होती है, सरल निदर्शन विधि क्या होती है। सरल निदर्शन विधि के लिए कहा जाता है कि सबसे ज्यादा लोकप्रिय विधि है सामाजिक अनुसंधान में, और इसकी जो महत्व है उसको गुडेनहार्ट ने अपनी परिभाषा के माध्यम से स्पष्ट किया है। The units of universe must be so arranged that the selection process gives equal probability of selection to every unit in that universe. अर्थात दैव निदर्शन में समग्र की इकाइयों को इस प्रकार क्रमबद्ध किया जाता है कि चयन प्रक्रिया उस समग्र की प्रत्येक इकाई को चुनाव की समान संभावना प्रदान करती है। ये गुडेनहार्ट का कहना है। दूसरा उल्लेख किया है हार्पर ने कहा है, a random sample is a sample selected in such a way that every item in the population has an equal chance of being included. अर्थात एक दैव निदर्शन वह निदर्शन है जिसका चयन इस प्रकार हुआ हो कि समग्र की प्रत्येक इकाई को सम्मिलित होने का समान अवसर प्राप्त हुआ हो। तो दोनों ही जो परिभाषाएं हैं वे स्पष्ट करती हैं कि किस प्रकार से हम संभावना लाते हैं अपने सैंपल या निदर्शन में कि सभी इकाइयों को चुने जाने का अवसर मिले। इसका ये आशय नहीं है कि हम सभी को चुन लेंगे, लेकिन हम वैज्ञानिक विधि या वैज्ञानिक तरीके से इसको चुनेंगे। अब इसको चुने जाने के लिए बहुत सारी तकनीक हैं, उसमें से हम यहाँ पे कुछ तकनीक का उल्लेख करेंगे कि कौन सी तकनीक से हम सरल दैव निदर्शन विधि में कौन सी तकनीक को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं अपनी इकाइयों को चुनने के लिए। इसमें सबसे पहले आती है लॉटरी मेथड। हिंदी में भी हम इसे लॉटरी मेथड ही कहेंगे। इसमें क्या किया जाता है कि इसमें समग्र की सभी इकाइयों के नाम अथवा नंबर कागज या कार्ड के छोटे छोटे टुकड़ों पर लिख लिया जाता है और उसके बाद उसे मोड़ दिया जाता है। मोड़ने के उपरांत इनको किसी बॉक्स में या बर्तन में या बैग में रख दिया जाता है और अच्छे से हिला दिया जाता है। इसके बाद किसी तटस्थ व्यक्ति से, जिसको हम न्यूट्रल पर्सन कहेंगे, यानी कि जिसका कि इस अध्ययन या अनुसंधान से कोई भी नाता या लिंक नहीं है, तो ऐसे किसी तटस्थ व्यक्ति को हम चुनेंगे और वह व्यक्ति अपनी बंद आंखों से उन चिटों को निकालेगा। जितनी इकाइयां हमें आवश्यकता है, जितनी भी इकाइयों की, उतनी चिटों को हम निकालेंगे और उसके बाद वो इकाई हमारे अध्ययन के लिए चुनी जाएंगी।
दूसरी है आपकी कार्ड या टिकट मेथड। इसमें इकाइयों को, जो समग्र की इकाइयां हैं, उनको नंबर या नाम या किसी चिन्ह के माध्यम से कार्ड या टिकट पे लिखा जाता है। और वो कार्ड या टिकट जो लिए जाते हैं, या तो वो एक ही रंग के हों, उनका आकार भी एक जैसा होना चाहिए और मोटाई भी एक जैसी होनी चाहिए, ताकि किसी प्रकार का पक्षपात ना हो पाए। उसके बाद वो किसी बड़े से ड्रम में रखा जाता है, उन चिटों को, उन कार्डों को। इसमें चिट तो नहीं कहेंगे, कार्ड और टिकट ही कहेंगे। कार्ड और टिकट को बहुत बड़े से ड्रम में डाला जाता है और एक एक करके खुली आंखों से कार्ड को निकाला जाता है। ड्रम इतना बड़ा होता है कि हाथ से व्यक्ति का जाता है, इसलिए आंखें इसमें खुली रखी जा सकती हैं। तो लॉटरी मेथड और कार्ड मेथड या टिकट मेथड में अंतर ये है कि लॉटरी में आंखें बंद होती हैं और कार्ड या टिकट मेथड में आंखें खुली होती हैं। इसके बाद आता है टिपिट मेथड। ये सबसे अधिक वैज्ञानिक तरीका माना गया है, जो कि विद्वान जो थे टिपिट, उनके द्वारा ये तरीका निकाला गया था, ये तकनीक निकाली गई थी। ये सामाजिक अनुसंधान में जो सैंपलिंग मेथड है, उसमें सबसे वैज्ञानिक और उपयोगी विधि में से एक विधि मानी जाती है। टिपिट ने 10,400 नंबर, 10,400 नंबर की 4 डिजिट की संख्याओं को एक पुस्तक में लिखा था। और इसमें ये इस विधि में क्या किया जाता है कि जितने भी इकाइयां लेनी हैं, कि मान लीजिए 1000 विद्यार्थियों में से 500 विद्यार्थियों का हमें निदर्शन लेना है, सैंपल लेना है, तो वो 1000 जो विद्यार्थी हैं, उनको क्रम से क्रमबद्ध किया जाएगा, क्रम से उन्हें लिखा जाएगा। और उसके उपरांत टिपिट की पुस्तक का कोई भी पेज रैंडम खोल लिया जाएगा और उससे मैच करता हुआ सीरियल जो है, जो क्रम संख्या होगी विद्यार्थी की, उसको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। इसमें यदि मान लीजिए जो क्रम संख्या विद्यार्थियों की 2 में है, 3 में है या 1 में है, तो उस क्रम संख्या को हम 4 में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद उसे सीरियली अरेंज करेंगे, उसे क्रमबद्ध करेंगे, ताकि किसी प्रकार का कोई पक्षपात ना हो पाए। ये है टिपिट मेथड, इसको काफी ज्यादा प्रयोग किया जाता है। चौथा है ग्रिड सिस्टम। ये ग्रिड सिस्टम ज्यादातर जो भौगोलिक क्षेत्र हैं, उनके चुनाव के लिए, उनके चयन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इस विधि में जो जिस भौगोलिक क्षेत्र से इकाइयों का चयन किया जाना है, तो पहले उस क्षेत्र का नक्शा तैयार किया जाता है। इस नक्शे पर ग्रिड प्लेट को रखा जाता है और अधिकतर ये जो ग्रिड प्लेट है, या तो ये किसी पारदर्शी वस्तु की बनी होगी या फिर ये सेलुलॉइड की बनी हुई होती है। ग्रिड प्लेट को इस तरीके से रखा जाता है कि इसमें वर्गाकार खाने बने होते हैं, जिन पर नंबर लिखे होते हैं या संख्या लिखी होती हैं। या पहले से ही तय कर लिया जाता है कि निदर्शन में कितनी इकाइयों का चयन किया जाना है, उतनी ही वर्गों को पहले से काट लिया जाता है। उसके उपरांत ग्रिड को मानचित्र पर रखा जाता है। जितने कटे हुए भाग मानचित्र के क्षेत्र में आते हैं, यानी कि जितने भी कटे हुए भाग उस मैप में आ जाएंगे, उन पर निशान लगा लिया जाता है। और निशान लगाने के उपरांत वहीं से इकाइयों को चयनित किया जाता है, ये मान करके कि ये इकाइयां हमारे अध्ययन के लिए यहां से ले ली गई हैं। अब इसके बाद जो है दैव निदर्शन के बाद आ जाता है दूसरी जो विधि है इसमें संभावित निदर्शन में, वो है आपकी रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैंपल, यानी कि सीमित दैव निदर्शन। इसमें जो इकाइयां हैं, उनका चुनाव स्वतंत्र रूप से नहीं किया जाता है और ना ही अनियमित रूप से किया जाता है।
इसमें सबसे पहले सभी इकाइयों को, जो समग्र की सभी इकाइयां हैं, उनको क्रमबद्ध कर लिया जाता है। फिर उनमें से कुछ वर्ग या श्रेणियां बनाई जाती हैं और उन इकाइयों को उन वर्गों और श्रेणियों के अनुरूप बांट दिया जाता है। उसके बाद उसमें से निदर्शन का चुनाव किया जाता है। अब इस विधि के भी दो भाग हैं, जो जिन विधियों से इसमें चुनाव किया जाता है। एक है रेगुलर मार्किंग मेथड, जिसको हिंदी में हम नियमित अंकन विधि कहते हैं, और दूसरी है स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, जिसको हम स्तरित या वर्गीकृत निदर्शन विधि कहते हैं। अब आ जाते हैं पहले वाली, इसमें जो है रेगुलर मार्किंग मेथड यानी कि नियमित अंकन विधि। इस विधि में पहले समग्र की सभी इकाइयों को किसी विशेष तरीके से या समय काल या स्थान के आधार पर व्यवस्थित कर लिया जाता है। इसके बाद यह निश्चय कर लिया जाता है कि समग्र में से हमें कितनी इकाइयों का चयन करना है निदर्शन के लिए। साथ ही एक इकाई से दूसरी इकाई के बीच की संख्यात्मक दूरी कितनी है, यह भी तय कर लिया जाता है, निर्धारित कर लिया जाता है। जैसे कि यदि हमें 500 स्टूडेंट्स या विद्यार्थियों का अध्ययन करना है और हमारा जो समग्र है वो करीब 1500 स्टूडेंट्स का है, विद्यार्थियों का है, तो हम हर पांचवें, जितने भी हमें जितना बड़ा भी सैंपल साइज चाहिए, तो उस हिसाब से हम तय कर लेंगे कि हमें हर पांचवा विद्यार्थी चुनना है कि हर 10वां विद्यार्थी चुनना है या हर 12वां विद्यार्थी चुनना है। तो लेकिन एक ही हम संख्या को लेंगे, या तो हर पांचवें को चुनना है तो हर पांचवा ही विद्यार्थी चुना जाएगा। तो जो संख्यात्मक दूरी है वो बराबर की होनी चाहिए, उसको तय कर लिया जाता है। इस विधि में इस तरह से करने से पक्षपात की संभावना नहीं रहती है। अब इसमें दूसरा तरीका है सीमित दैव निदर्शन में, वो है स्तरित या वर्गीकृत निदर्शन, जो स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं। इस विधि में दैव निदर्शन और सविचार निदर्शन का मिश्रित रूप है। सविचार निदर्शन को हम आगे की स्लाइड्स में पढ़ेंगे, निदर्शन का मिश्रित रूप है, अतः इसे मिश्रित निदर्शन भी कहते हैं। इस विधि का प्रयोग दैव निदर्शन और सविचार निदर्शन दोनों के लाभों को प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। और चूंकि इसमें दोनों का स्वरूप होता है तो यह भी एक प्रभावी विधि है। इसमें सबसे पहले इकाइयों को इस प्रकार से विभाजित किया जाता है कि उनमें एक प्रकार की सजातीयता या होमोजेनाइटी दिखे। तो उसके लिए इन्हें सजातीय वर्गों या होमोजेनियस ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया जाता है, विभाजित कर लिया जाता है। उसके बाद प्रत्येक वर्ग में से निश्चित संख्या में दैव निदर्शन विधि से यानी कि रैंडम सैंपलिंग मेथड से इकाइयों को चुन लिया जाता है, और उसके बाद जो है हम अपना सैंपल का निर्माण कर लेते हैं। उदाहरण के लिए जैसे स्त्री और पुरुष हैं, तो सारी स्त्रियों को हम जो है एक ग्रुप में रख लेंगे और सारे पुरुषों को हम एक ग्रुप में रख लेंगे। तो ये क्या हो गया कि हमने एक कैटेगरी के हिसाब से, वर्ग के होमोजेनिटी के हिसाब से उन्हें ग्रुप्स में बांट लिया। इस प्रकार से हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये जो आपकी स्तरित निदर्शन विधि है, इसमें भी तीन भाग हैं। ये तीन भाग हैं प्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, जिसको हम कहते हैं आनुपातिक स्तरित निदर्शन। आनुपातिक स्तरित निदर्शन में या प्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में होता है, इस विधि के अनुसार प्रत्येक वर्ग में से निदर्शन हेतु उतनी ही इकाइयों का चयन किया जाता है जिस अनुपात में वर्ग की कुल इकाइयां हैं। उसी रेशियो, उसी प्रोपोर्शन में इकाइयों को लिया जाता है जिस अनुपात में वो समग्र में है। मान लीजिए कोई पॉपुलेशन किसी एरिया की ऐसी है कि उसमें अगर 40 हिंदू हैं, 50
मुस्लिम्स हैं, 80 अन्य जनजातियों के मिलाकर के लोग हैं, तो हम उसमें क्या करेंगे, हम उसमें जो है उसी रेशियो के हिसाब से जो है यूनिट्स को, इकाइयों को लेंगे। दूसरा है आपका डिस्प्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, असमानुपातिक स्तरित निदर्शन। इस विधि में प्रत्येक वर्ग में से समान संख्या में इकाइयां चुनी जाती हैं और इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता है कि उनका समग्र में अनुपात क्या है। अगर मान लीजिए किसी वर्ग के लोग 40 हैं, दूसरे वर्ग के लोग 50 हैं, तीसरे वर्ग के लोग 60 हैं और हमें जितने भी हमारा सैंपल है तो हम उसी संख्या में लोगों को लेंगे, चाहे इनका रेशियो कुछ भी हो, कि हम सब में से मान लीजिए 8 8 8 8 10 10 10 जो है इकाइयां लेंगे, तो सब में लेकिन बराबर से लेंगे, उनके रेशियो को हम नहीं देखेंगे। फिर है स्ट्रेटिफाइड वेटेड सैंपलिंग, भार युक्त स्तरित निदर्शन। इस विधि में उपयुक्त दोनों जो विधियां हैं अर्थात प्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग और डिस्प्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, दोनों विधियों का मिश्रण पाया जाता है। इस विधि में पहले प्रत्येक वर्ग में से समान संख्याओं का चुनाव किया जाता है, उसके बाद अधिक संख्या वाले वर्ग को की इकाइयों को अधिक भार प्रदान किया जाता है और उनके प्रभाव को बढ़ा दिया जाता है। यह भार उसी अनुपात में दिया जाता है जिस अनुपात में वर्ग की इकाइयां समग्र में होती हैं, यानी कि जो अधिक संख्या वाला वर्ग होगा उसको अधिक भार दिया जाएगा, उसको ज्यादा वेट दिया जाएगा, उसमें से ज्यादा संख्या ली जाएंगी। ठीक है। अब इसके अलावा जितने भी अभी तक हमने जितने भी रैंडम सैंपलिंग के मेथड्स पढ़े हैं, दैव निदर्शन की विधियां पढ़ी हैं, उनके अतिरिक्त और बहुत से तरीके हैं। अन्य जो रैंडम सैंपलिंग के मेथड्स हैं वो हैं आपके मल्टी स्टेज सैंपलिंग। मल्टी स्टेज सैंपलिंग यानी कि बहुस्तरीय निदर्शन। बहुस्तरीय निदर्शन जो है उसमें प्रयोग बहुत बड़े जब क्षेत्र का निदर्शन किया जाता है या सैंपल लिंक की जाती है तो इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें अनेक स्तर पर जाकर के सैंपलिंग की जाती है, इसीलिए इसका नाम मल्टी स्टेज या बहुस्तरीय निदर्शन रखा गया है। दूसरा है पुनरावृत्ति निदर्शन, रिपीटेड सैंपलिंग। इसमें कई बार ऐसा होता है कि जब अध्ययनकर्ता क्षेत्र में जाता है, अध्ययन करता है, अपने जो पूर्व उसने निर्धारित सैंपलिंग विधि का प्रयोग किया है उससे उसको जितने भी अपेक्षित जो सूचना प्राप्त करनी है वो प्राप्त नहीं हो पाती है, तो वह पुनः अपने सैंपल को, अपने निदर्शन को रिपीट करता है। तो इसको इसीलिए कहा जाता है रिपीटेड सैंपलिंग या पुनरावृत्ति निदर्शन। इसको मल्टी सैंपलिंग या मल्टीपल सैंपलिंग या बहु निदर्शन भी कहते हैं। इसके बाद आ जाता है आपका इर्रेगुलर मार्किंग मेथड। इर्रेगुलर मार्किंग मेथड या अनियमित अंकन प्रणाली। अनियमित अंकन प्रणाली में निदर्शन का चुनाव करने के लिए पहले समग्र की समस्त इकाइयों की एक सूची बना ली जाती है और प्रथम तथा अंतिम जो इकाई है उसे छोड़ दिया जाता है। इसमें जो बाकी इकाइयां हैं उनको निर्धारित मात्रा में अनियमित तरीके से निशान लगा लिए जाते हैं और इसके बाद जो है उनको जो है चुन लिया जाता है अपने सैंपल के लिए। कि मान लीजिए अगर हमें 100 में से सिर्फ 10 छात्रों को निदर्शन में लेना है तो हम सभी के नामों की सूची बना लेंगे, तैयार कर लेंगे और इनमें से क्या है कि पहला और आखिरी को छोड़ देंगे और उसके बाद जो है हर दूसरे को, पहले दूसरे को, फिर चौथे को या पांचवें को, फिर 10वें को, फिर 12वें को, इस तरीके से हम मार्क लगाते हुए चले जाएंगे। तो इस तरीके से ये हमारी जो निदर्शन विधियां हैं जो संभावित निदर्शन में या प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में प्रयुक्त होती हैं उन विधियों से संबंधित ये प्रेजेंटेशन था।
जो हमारा दूसरा भाग है वो है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का, जिसको हम जो मेरा नेक्स्ट प्रेजेंटेशन होगा उसमें हम उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।